साथियों, नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। आज यह वेबिनार का लगातार 10वां दिन। आप सबको विदित है, हम इस वेबिनार श्रृंखला के थ्रू आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन शीतलनाथ समाज समिति मंदाकिनी कोलार भोपाल के द्वारा आयोजित यह वेबिनार एक श्रृंखला के रूप में चला रहे हैं। और आज इस वेबिनार श्रृंखला का यह लगातार 10वां दिन, एक नए विषय के साथ, एक नए विद्वान अतिथि वक्ता के साथ। आज का यह वेबिनार आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के और उनके संघ के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, आज का यह वेबिनार एक विशेष विषय पर आयोजित किया गया है। इसमें जो वक्ता हमारे साथ श्री महेंद्र जैन शामिल हो रहे हैं, उनका व्यक्तित्व भी थोड़ा पृथक है। वे शासकीय महाविद्यालय शिवपुरी से रसायन शास्त्र में MSc 1971 में करने के पश्चात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक एनालिसिस्ट के रूप में जॉब प्रारंभ कर दिए थे। और जॉब करते करते ही उनका एक अन्य भूमि से संबंधित व्यवसाय में भी संबंध बैठ गया। वे वास्तव में एक बेस्ट एडवाइजर और काउंसलर भी हैं। वे अपने अवकाश के दिनों में हार्ड एवं टफ टेक्नोक्रेट एवं मेरिट एबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। और अपने अवकाश के दिनों में वे साहित्य सेवा भी लगातार करते रहते हैं। विभिन्न विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रंथ, कहानियां और कविताएं उनके द्वारा रची गई हैं। जैन दर्शन में भी उनकी विशेष रुचि रही है। आपने 1993 में विदिशा में अपना जो लेखन प्रारंभ किया था, वह निरंतर इन 27 वर्षों के बाद भी सतत रूप से जारी है। वास्तव में वे कंप्यूटर के भी दक्ष प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने कृतित्व में इसको भी शामिल करके अपनी चीजों को बड़ा उच्च स्तरीय रखा है। उनकी अनेक कृतियां हैं, जैसे 366 डेज, मेरे अपने विचार मंथन से उन्होंने उद्भुत श्रेष्ठ नायक क्वेश्चंस तैयार किए। पद्म की प्रिया, शब्द शिल्प की पत्र पत्रिकाएं, अभिसारिका जो गीतांजलि संग्रह के रूप में है, अंबुजा शनि गीतमाला संग्रह, शाश्वत नक्षत्रम ये कहानी संग्रह है, अमृत निकुंजम यह एक और कहानी संग्रह है। उनका टनुगुंज, दो गायों का बूचड़ खाने के नाम से एक मूक संवाद भी बड़ा प्रचलित रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं उनकी जैन दर्शन पर जो कुछ भी महत्वपूर्ण कृतियां और उनके श्रेष्ठ काम हमारे सामने आए हैं। अनेकांतुनुप्रेक्षा के माध्यम से एक ऐसी कृति उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रची है जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैं अब इनके बारे में जो और चीजें हैं वो ज्यादा ना बताते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि वे आने वाली कृतियां अरिहंतानुप्रेक्षा और अनुप्रेक्षा के संबंध में भी आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। लेकिन आज का जो मूल विषय उनका है
भारतीय जैन दर्शन और अंतरिक्ष विज्ञान में जो वैज्ञानिक बातें आई हैं, उनका समन्वयात्मक दृष्टिकोण वे अपने माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वे बड़े रोचक ढंग से अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह पूरा आज उतना उनका वक्तव्य होने वाला है। मेरा सभी सुधीजनों से विशेष आग्रह है, ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनिए और यदि कोई प्रश्न है तो हम अंत में उनसे उन प्रश्नों के माध्यम से भी काफी कुछ चीजें जानेंगे। मैं अब सादर निवेदन करता हूं श्री महेंद्र जैन साहब से कि वे अपना वक्तव्य अब प्रारंभ करें। श्री महेंद्र जैन। म्यूट करना, आपका म्यूट है, अभी अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो, जय जिनेन्द्र। क्लियर है, आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है? चलिए। आप क्लियर है, आवाज क्लियर है जी। परम पूज्य 108 आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं संघस्थ सभी साधुजनों को एवं जो गीता मंदाग्नि के समय सेमिनार के समय मुनि श्री विद्यासागर जी थे, शांति सागर जी थे और प्रशांत सागर जी थे, जिनकी विशेष अनुकंपा प्रेरणा मुझ पर रही है, मैं सबको सादर त्रैवार वंदन करता हूँ। जितने भी साधु वृंद हैं, श्रावक वृंद हैं, इच्छामी करता हूँ, और जितने भी श्रोता बंधु हैं उनको भी सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। परम आदरणीय विद्वानों को ससम्मान में नतमस्तक होता हूँ, और जितने भी इस प्रोग्राम के संचालक हैं, डॉक्टर मुकेश जी, मनीष संजय जी, इन सबको हार्दिक हार्दिक साधुवाद के साथ सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले एक मंगलाचरण पढ़ूंगा और मेरा हर शब्द कोई ना कोई विशेष अर्थ और मायना लिए हुए है, इसलिए आप ध्यान से सुने। और ये शब्द तो श्रृंखला अपने आप में है, पर एक कुछ अलग मायना है, अलग दृष्टिकोण है, जो बहुत आवश्यक भी है। ओम श्री श्री वर्तमान जिन शासक नायक महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। मैंने यहाँ भगवान महावीर को स्मरण किया है और सबसे पहले मैंने ओम को स्मरण किया है। ओम ओंकार रूप लोक है, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, ये पंच परमेष्टि भगवंतों का प्रतीक भी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ओम को लिया। और ओम हिंदुओं में, बौद्धों में, सिखों में और जैनों में सब में बराबर से मान्य है। हर मंत्र के आगे प्रथम अक्षर ये ही मंत्र है। इसके अलावा और आपको बता दूं कि मुस्लिम बंधु भी आमीन जो कहते हैं और क्रिश्चियन बंधु जो ओमेन कहते हैं, इसी का ही मिसलीडिंग है, थोड़ा सा परिवर्तन है। और इसमें जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर बिंदु है, हमारी माइथोलॉजी में इसे सिद्धालय और चंद्रमा के आकार का सिद्धशिला और बिंदु के रूप में सिद्ध भगवान विराजमान है, इसीलिए ये चंद्रमा और उसका प्रतीक है। पर मुस्लिम उसमें ये चंद्रमा और तारों का प्रतीक है। तो इस तरह से ये विवेचना है। और यहाँ मैंने इस श्लोक में भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी पंचपरमेष्टि भगवान हुए उनको मैंने नमस्कार किया है। दूसरे उसमें ह्रीम 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। और इस पूरे 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्रों की त्रिकाल 24 के 720 समस्त तीर्थंकरों की वंदना करता हूँ। उसके बाद श्रीम शब्द है, ये जो भी भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, तो अंतरंग और बहिरंग
विभूति से सुशोभित होते हैं। अंतरंग विभूति क्या है? अनंत चतुष्टय रूप, चतुर्मुख, हम जिसको लक्ष्मी कह सकते हैं वो है। और बहिरंग विभूति है समोषण, जिसमें भगवान विराजमान होते हैं। और विराजमान भी कैसे? सभी तरफ से दिखते हैं, ये अक्षय है। और सिंहासन है कमलासन, उस पर भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, ये उनकी निष्प्रयता का प्रतीक है। अब यहाँ मैंने श्री तो एक सामान्य है, जिन शासन नायक भगवान महावीर को ही क्यों नमोस्तुति, क्योंकि अभी अंतिम तीर्थंकर का शासन काल चल रहा है और हमारी और ये पंचम काल के अंतिम तक जब तक धर्म रहेगा उनका ही शासन चलेगा। और वर्तमान में एक बात और है कि हमारी जो भी आगम है, जितना आगम है उन्हीं की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम तक आया। और एक बात और बता दूं कि दिव्य ध्वनि अनक्षरी होती है, इसमें कोई अक्षर नहीं होती, ड्रम बीटिंग होती है, इसलिए ओम है। और इसको भगवान गणधर भगवंत ही समझते हैं। और जब तक गणधर भगवंत का सद्भाव नहीं था, भगवान महावीर 66 या 63 दिन विराजमान रहे पर उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तो जब गणधर आए, वो हालांकि ब्राह्मण थे, शाक्यवंशी ब्राह्मण थे, अहंकारी थे, पर इंद्र ने अपना अवध ज्ञान लगाया और उनको लेके आए और मन पर्याय ज्ञान हुआ। तो एक बात और बता दूं आपको कि भगवान के ज्ञान में तो बहुत झलकता है, अनंत झलकता है, पर उस झलक में से एक अंश ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से बाहर आता है। और उसके बावजूद गणधर भगवान भी उसका एक अंश ही ग्रहण कर पाते हैं। उनको सूत्रों में प्राकृत भाषा में निबद्ध किया गया और कालांतर में सब्जेक्ट वाइज वाणी के रूप में इसे विभाजित किया। पर कालांतर में क्या होता है कि स्मरण शक्ति का क्षय होता चला जाता है। श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली भगवान बाहुबली क्या नाम भद्रबाहु स्वामी के पश्चात ये ज्ञान धीरे धीरे चरण को प्राप्त होने लगा। और 2000 वर्ष पहले तक, माने पहली शताब्दी तक लगभग सिर्फ कर्म सिद्धांत का थोड़ा सा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान धर्षणाचार्य को रहा और श्रीधर गुणधराचार्य को भी रहा, और इस पे सटखंडागम कषाय पाहुड़ बने। बाकी जो ये आज वर्तमान का जो विषय है, इसका बहुत ज्ञान लुप्त हो गया। और सबसे पहले आचार्य यतिवृषभ, जिनके लिए यह कृति समर्पित है, उन्होंने त्रोय पंडिती नामक विशद ग्रंथ और उन्होंने उस समय जो भी मान्यता रही हो, जैसा भी रही हो, ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी हस्तलिखित कृति आज भी नहीं है कहीं। ये जो वर्तमान में त्रोय पंडिती है, ये 12वीं शताब्दी की लिखी किसी कृति के आधार पर, जिसमें निश्चित तौर पे विद्वानों का ऐसा मत है बहुत सारा चेंजेस हुआ है, हो सकता है। पर एक बात और बता दूं, हमें जो बहुत समझने की बात है कि डिस्क्रिपेंसी क्यों आई। डिस्क्रिपेंसी इसलिए आई कि दिव्य ध्वनि में कहीं कोई चित्र नहीं उभरते, कहीं कोई फिगर नहीं बनते, कहीं रेखा मानचित्र नहीं बनते। तो जैसा सूत्र रूप भगवंतों ने गूंथा था, उसके आधार पर कालांतर में जैसा उन्होंने समझा, हमारे दिव्य ज्ञानी महाराजों ने उसको रेखांकित किया। अब उस समय कोई समस्या नहीं थी, उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया, कैसा किया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर डेफिनेटली इस कृति, मेरी किसी भी कृति में कोई भी चेंजेस नहीं है। आगम के संबंध में बाल बराबर भी परिवर्तित नहीं किया गया, और विज्ञान को परिवर्तित करने की ना आवश्यकता है और ना हमारी क्षमता में जरूरत है, क्योंकि विज्ञान श्रद्धा पर परिवर्तित नहीं होता, वो बिल्कुल प्रैक्टिकेबिलिटी पे आधारित है, और जितना प्रैक्टिकेबल होता जाता है वो मोहर लगाते जाता है। इसीलिए 3 तरह के शब्द है, इसमें भी है एक्सपेक्टेड और अबाउट ट्रुथ। सबसे पहला होता है अबाउट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं होता, सब कुछ बदलता जाता है, नदियां मार्ग बदल जाती है, पहाड़ बदल जाते हैं, ये सब चेंजेस होते रहते हैं। पृथ्वी की डायमेंशन भी बदल रहा है, मेरे पास पूरा इसका है लिटरेचर, सब कुछ बदलता है, कॉस्मोस बदलता है, अनेक अनेक तारे विकसित होते हैं, दूसरे बनते हैं, दीप विलय हो जाते, नए दीप बन जाते, तमाम सी बात है। इन सब चीजों को हमें फैक्टर में कंसीडर करना बहुत आवश्यक। यहाँ मैं जिस बात की बात करता हूँ, अब हमारे पास क्या है कि जब तक कॉस्मोलॉजी या खगोल विज्ञान का वैज्ञानिक रूप से निरीक्षण नहीं हुआ था, दर्शन नहीं हुआ था, एस्ट्रोनॉट्स जब तक स्पेस में नहीं गए थे, जब तक ग्लोब नहीं बना था, तब तक जो जैसा कहता था वैसा ही, और मानते थे कि यहाँ पृथ्वी इतनी बड़ी होगी डेफिनेटली,
और रत्न प्रभा पृथ्वी एक राजू विस्तार, इधर से उधर तक दीप समुद्रों की कंटिन्यूअस श्रृंखला है। होगी, किसी ने नहीं देखा तो श्रद्धा है। और जब यथार्थ में ग्लोब बने, कोपरनिकस ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसमें सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। और 5वीं और 4वीं शताब्दी के बीच आर्यभट्ट ने भी कहा था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, पर उसको बड़ी भर्त्सना झेलनी पड़ी, लोगों ने कहा उसको गणित ही नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। और उसके बाद में कहा, और एक और बता दूं, धवला शास्त्र की कुछ एक गाथा में ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने लिखा है कि भ्रमण करती हुई द्रुत गति से पृथ्वी। तो इसका आशय क्या है? उसका आशय यही है कि वो भी इस बात को किसी रूप में समझते थे, पर एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं हुआ। और गैलीलियो को तो सबको मालूम है, क्योंकि पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी, मोहम्मद जो भी थे, वो सब यही मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज चलायमान। परंतु जो चीज स्थिर है और दिखाई क्या देती अलग बात है। जो चीज गमन में है वो स्थिर है, और जो चीज चलायमान दिखाई देती है वो स्थिर है। क्यों? पर जो विजुअलाइजेशन है, इसीलिए खगोल शास्त्र ऑब्जर्वेटरी का, जो हम जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी के हिसाब से उन्होंने पूरे के पूरे मापदंड स्थापित, तो करेक्ट भी गुजरते। एनीवे, तो मैं अब ये विषय पे आता हूँ कि ये विषय, इस पर लिखने की क्या आवश्यकता है। व्हाई शुड आई राइट और आई एम वेस्टिंग माई टाइम। कुछ भी लिखता हूँ तो सबसे पहले यही सोचता हूँ कि व्हाई। इसीलिए मेरे पास अपनी एक लाइब्रेरी है काफ़ी बड़ी, और विज्ञान की पुस्तकें हैं, भूगोल की हैं, साइंस की है, जनरल नॉलेज की है, फिक्शन की है, और सब दुनिया भर के एटलस है, मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट है, सब है मेरे पास। जो कुछ मैं लिखता हूँ मेरे पास है, और मेजर करके ही लिखता हूँ। इसलिए आज तक कोई भी, ये कृति लगभग 10 साल से प्रकाशित होकर चल रही है, और 17 वर्ष लगे इसको लाने में, और अधिकांशतः महाराजों ने इसकी पांडुलिपि पढ़ी, फोटोकॉपी करवाई, और उन्होंने सराहा। और सबके साथ समस्या है कि वो खुद कहते हैं कि भाई हम साइंस के विद्यार्थी नहीं, भूगोल हमें आता नहीं है, कॉस्मोलॉजी क्या है हम जानते नहीं है। अब आपने कहा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या है, हमें खुद पता नहीं है। आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमें खुद पता नहीं है। आप कहते हैं ग्रेविटेशनल इक्विवेलेंट क्या है, तो हमें नहीं पता है। फिर भी उन्होंने सराहा कि बहुत अच्छा। इस पर कई जगह बड़ी बड़ी सेमिनार हुए, मुझे बहुत अच्छे और काफ़ी सर्टिफिकेट्स मिले, और उसमें डेजिग्नेशंस भी दिए गए। विज्ञान श्री का दिया, एमिनेंट जेन साइंटिस्ट का दिया, ज्ञानवती माता जी से स्पेशल पुरस्कार मिला था मुझे, और ये तमाम बात। पर सबसे पहले मैं डॉक्टर अनुपम जैन को स्मरण करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले इस कृति की फोटोकॉपी की, बड़े उससे, और त्रिलोक शोध संस्थान ले गए और वहाँ उसका वाचन कराया, वो भी आया था। खैर, इसके बाद डॉक्टर एलसी जैन, जो माने हुए प्रोफेसर थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने जब ये कृति, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको अध्ययन किया। पहले तो बोले भैया ये मेरे सिर से ऊपर से जा। मैंने कहा गुरुदेव आप क्या बात करते हैं, आप तो ये देखो कि इसमें कुछ गलती नहीं है। फिर उन्होंने बहुत समय तक इसको वो किया, और उनका अंत में 3 पेज की प्रस्तावना मेरे पास आई। उन्होंने कहा महेंद्र जी ये आपकी बहुत, तो मैंने एज इट इज उसको स्कैन करके डाला, और उसके बाद वो स्वर्गवासी हो गए, वो है। और बड़े बड़े विद्वानों का काफी अभिमत रहा है। अब मैं ये बात कह रहा था कि आवश्यकता क्यों। मैंने जब रजनीश को पढ़ा, उनकी 2 किताबें, महावीर वाणी, महावीर या महाविनाश, ये उस समय की बात है जब चंद्रमा पर आदमी उतरा था, और सन्मुखानंद हॉल दिल्ली में, बॉम्बे में इन्होंने एक प्रवचन दिया, और वो नेक्स्ट स्लाइड। और उन्होंने वो प्रदूषण पर्व की श्रृंखला में कहा था। और जब हमारे यहाँ क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे चंद्रमा पे तो आदमी नहीं उतर सकता, कैसे उतर सकता है भाई, कोई इधर उधर। तो उन्होंने इसी को कमिट किया था कि नहीं, चंद्रमा पे आदमी उतरा है, सही उतरा है। अब उन्होंने क्या प्रश्न चिन्ह लगाए थे समझ लेना। अब उनकी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, ये बहुत एसेंशियल है जैनियों के लिए, इसीलिए मैं बताता हूँ। रजनीश अब और क्या कहते हैं, उस समय समझना आप, ये मत कहना कि हाँ ठीक है। उस समय जो श्रेष्ठतम जानकारी थी वह महावीर ने दी थी। जानकारी है ना, नॉट केवल ज्ञान की अपेक्षा, लेकिन वह महावीर के कहने की वजह से सच नहीं होती। राइट, श्रद्धा का विषय है।
यह तो वैज्ञानिक तथ्य है, बाहर का तथ्य है। इसमें महावीर क्या कहते हैं, सिर्फ उनके कहने से ही सच नहीं होता। वो रजनीश, भले ही हम कुछ भी कहें, लोग उनको भगवान तुल्य मानते हो, करोड़ों उनके फॉलोअर दुनिया में आज भी है। आगे उन्होंने क्या कहा समझ लो। आगे रजनीश कहते, अब जैन मुनि तकलीफ में पड़ गए, क्योंकि चांद पर आदमी उतर गया, कोई देखता नहीं है। अब जैन मुनि भी तकलीफ में पड़ गए। उसी तरह जैसे दिक्कत में ईसाइयत पड़ गई थी। कब पड़ गई थी भाई ईसाइयत? जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी घूमती है, गोल है, और जब चर्च के विरुद्ध गया तो चर्च के जो भी सुप्रीम था उन्होंने कहा तुम अपना स्टेटमेंट बदलो, नहीं तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्योंकि उनका कहना था कि अगर एक स्टेटमेंट बदल दिया गया, ये बदल देंगे तो सबकी जो भी स्टेटमेंट हमारे वर्जिन हैं, जिनको हम सही मानते वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, भले ही तुम फांसी चढ़ा दो, मुझे मार डालो, पर मेरे रेखा चित्रों को मत मिटाओ। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी घूमती है, घूमती थी और घूमती हुई, यही सत्य है। तो इसीलिए रजनीश क्या कह रहे हैं, उन्हीं ने वही बात बताई। उन्होंने भी कहा था ईसाइयत दिक्कत में पड़ गई, अब क्या करें? अब ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं यह चांद वह चांद नहीं है, इस चांद पर वैज्ञानिक उतरे ही नहीं है, वे अन्य जगह उतरे जिससे चांद समझ रहे आदि आदि, यह सब पागलपन है, ये रजनीश कह रहे हैं। लेकिन इस पागलपन के पीछे तर्क है। तर्क यह है कि यदि महावीर की बात गलत होती है तो बाकी बातों का क्या, और सत्य भी है। और उन्होंने आगे कहा कि महावीर के पास जो जानकारी थी अंतस के बारे में, वो उन्होंने अपनी आत्मा के बारे में देखा, बताया, आप उसको फॉलो करो। बाह्य जगत के बारे में जो कुछ जानकारियां इधर उधर से उस समय अथॉन्टिक थी, वो महावीर ने सबको थी। अब नया वर्तमान का युग आ गया, विज्ञान का युग, पूरी तरह अथॉन्टिक जानकारी आ गई, इसलिए महावीर को सीमित रहने दो अपने अध्यात्म तक, अपनी आत्मा तक। बाह्य जगत के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको फॉलो। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ उन्होंने जो केवल ज्ञान की सामर्थ्य पर पूरा प्रश्न चिन्ह, अगर ये प्रश्न चिन्ह लगाया तो बाकी का क्या होगा? हमारे पास जो कुछ है बस केवल ज्ञान के आधार पर। कौन जानता है कब कौन से तीर्थंकर हुए, कौन जानता है ऋषभदेव हुए, कौन जानता है सिद्धालय है? बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते, लोग कहते हैं सिद्धालय क्या है, कोई गया ना आया है, गई गई है, आप कह रहे आया कोई नहीं, तो कैसे? पर इसको भी मैं प्रूव करता हूँ वैज्ञानिक दृष्टि से, और भरे उसमें महफिल में कई उसमें प्रूव किया है कि हाँ ये है इस तरह। तो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि इसमें कृति की आखिर में लिखा है एन आंसर टू रजनीश, मैंने वो प्रूव किया है जो इसमें हमारे आचार्यों ने कहा था। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये प्रूफ दुनिया के किसी यूरोपियन या अमेरिकन मुल्क में जाता तो हमारे आचार्यों को उस समय के सापेक्ष बहुत उत्कृष्ट वो माना जाता, स्कॉलर, और प्राइसेस मिलते जो किसी भी नोबेल से कम नहीं थे। तो मैंने, अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी, यदि केवल ज्ञान की सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह सा अंकित होने लगे तो महावीर के पथानुगामी के लिए मानसिक पीड़ा होना स्वाभाविक है। यह मानसिक अवसाद ही इस कृति के सृजन हेतु मूल प्रेरणा स्रोत है। विशद विचार मंथन के प्रतिफल स्वरूप इस कृति का अवतरण हुआ। एक प्रश्न जो अब तक अनुत्तरित सा प्रतीत हो रहा है, इसके उत्तर स्वरूप शंकाओं का समाधान करना इस कृति का लक्ष्य है। आगे अभी क्या है, हम मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में समझे कि पहले, अभी क्या है कि कॉस्मोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि गैलेक्सीज की खोज हुई, और हम आपको बता दें कि 170 बिलियन गैलेक्सीज की खोज अभी तक हो सकी है, और बिलियन का मतलब है अरब। 170 अरब गैलेक्सीज माने आकाशगंगा। इसको आपकी जो आकाशगंगा है, हमारी जो आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं, ये सबसे छोटी है, सबसे सेंटर में है, फिर भी ये 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका विड्थ है। 1 लाख प्रकाश वर्ष जानते हैं क्या होता है? 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। और साल भर में कितना चलेगा? और उसके बाद
1 लाख प्रकाश वर्ष क्या होता है, मतलब एक तरफ से प्रकाश की किरण जाए और दूसरी तरफ से निकलेगी 1 लाख वर्ष लगेंगे, 1 लाख प्रकाश वर्ष लगेंगे, उसको ये कहा गया है। तो ये जो कुछ भी कथन है, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपकी मंदाकिनी जो नाम है ना, पहली जो आकाशगंगा उसको मंदाकिनी भी कहते हैं, और इसका सेंटर जो है वो लूपनाभि है, और इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा कि ये क्या है। अब मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रिप्ट पढ़ के सारांश सुनाऊंगा, उसके बाद हम डिटेल करेंगे। जैसे किसी भी कोई वो निकाल देना, इसके आकार वो पॉइंट बना हुआ है। ये आकाशगंगा का व्यू आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर है, सेंटर जो दिख रहा है ये, हाँ ये सेंटर जो दिख रहा है बिल्कुल व्हाइट, ये उसका मेन वो है, सेंटर है। ये मिल्की वे है। इसमें कितना है मालूम है? 100 अरब से 400 अरब स्टार्स है। अब 100 अरब कहाँ है? ये कॉर्नर्स पे 100 अरब के करीब है, पर बीच में 400 अरब है। 400 अरब इस तरह ये डिस्क के आकार की हो गई। जो कहा कि पृथ्वी जम्बूद्वीप डिस्क के आकार का है, वो है। मैं आपको बता, अब हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है? जहाँ ये रेड बिंदु है वहां हमारा सोलर सिस्टम है, लगभग यही हमारा है। तो इधर से अगर सेंटर का पॉइंट हम लें तो ये लगभग 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब मेरे मन में ये क्यों खोजा मैंने? इसलिए खोजा कि मैं सोच रहा था एक बार कि जम्बूद्वीप के सेंटर में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। 1 लाख योजन माने 1000 कम 1 लाख योजन, तो लगभग 40 करोड़ मील कैसे आपके प्रमाण योजन मात्र के अनुसार, पर यहाँ से सिर्फ 20 करोड़ मील दूर है, पर दिखाई क्यों नहीं देता? एक क्वेश्चन है कि 20 करोड़ मील दूर मात्र से आज इस समय हब्बल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप है जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक के देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके बाद निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वैज्ञानिकों के, तो क्यों नहीं दिखता? जब मैंने बहुत गहन खोज की कि वास्तव में रीजन क्या है, तो पहले मैंने ये माना अपने हिसाब से कि ये ग्रेविटेशनल एक्सिस है, और यहाँ जो हमारा देव उत्तर ध्रुव है, भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि है, वो सेंटर में है जम्बूद्वीप के, और इसके सेंटर में 1 लाख योजन का नहीं है, एक्चुअल में 5000 योजन विस्तार का पर्वत है। बाकी ये ग्रेविटेशनल एक्सिस जो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली गई, और रिड्यूस होती चली, और ऊपर जाकर के उन्होंने कहा ना कि बाल बराबर, ये क्या है? ये एक्चुअल में वो न्यूट्रल जोन कहलाती, बफर जोन कहलाती, जहां से पहला स्वर्ग का जोन स्टार्ट होता, हमेशा होता है। मैग्नेटिक जो पोल होते हैं, जबकि मैग्नेटिक लाइन से फोर्स एक न्यूट्रल पॉइंट है, नल पॉइंट आता है, ऐसे इसमें है। एक पैरामीटर एक हमारा है, और ऊपर स्वर्गलोक का। अब एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया, अगर ये 40 करोड़ मील मात्र ऊंचा है और उसके ऊपर स्वर्ग है, तो 40 करोड़ मील तो कितना ही प्लेनेट, आज ऐसे प्लेनेट है जो 13 अरब मील दूर तक स्थित है, वो सब देख रहे हैं। पर मैंने खोज की, खोज करते 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 मैंने इसी पर केंद्रित किया, तो मैंने सोचा कि यार ये जो हमारी आकाशगंगा है, यही मंदाकिनी, इसी के अंदर ये जम्बूद्वीप है, और हम उसी जम्बूद्वीप के घटक है पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी जहाँ है, ऐसे कितने ही सोलर सिस्टम है, और आप समझ लीजिए कि 400 अरब तारे हो, और कितने इसमें 1% 2% कितने तो सोलर सिस्टम है, और कितनी इसमें हमारी पृथ्वियां हैं, वैसी बहुत है। तो इसी में मानव सभ्यताएं भी है। तो ये हम जो देख रहे हैं ना, ये हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में बीच में आप सूर्य देख रहे हैं, और इसके बाद ये प्लेनेटरी सिस्टम में हमारी अर्थ जहाँ एरो है वो है, और इस तरह ये रिवॉल्विंग मोशन में है। और आपको बता दूं कि सूर्य जितना टोटल वेट है हमारे सोलर में, 99.5% वेट अगेगा सूरज का है, और ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा डाया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ खौलता हुआ हीलियम बार करोड़ों डिग्री टेम्परेचर है, क्या वहां कोई जिंदगी में रह सकता है स्वर्ण का? मैं बता रहा हूँ, आगे समझाऊंगा कि वो कहाँ है। ठीक, आप कहेंगे नहीं रह सकता, ठीक है। और हर क्षण 4000 मिलियन टन वेट लॉस हो रहा है सूरज का। क्यों हो रहा? E=mc² के अकॉर्डिंग इतनी ऊर्जा चाहिए, उसके हिसाब से इतना वेट लॉस कंपलसरी है।
तभी थोड़ा सा प्रकाश जो हीट रेडिएशन के है वो लाइट रेडिएशन से बदलते हैं। सबसे पहले साउंड रेडिएशन आते हैं, फिर हीट रेड और उसका थोड़ा सा लाइट रेडिएशन बदल के हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। और जो हमारे इसमें ज्योतिष लोक का प्रतिबिंब वो तो चंद्रमा हमारा ये चंद्रमा है हमारी पृथ्वी से 3/4 है, उससे भी छोटा है। वो इतना छोटा है कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसमें इतना रेडिएशन है, इतना हॉट है, कुछ भी नहीं। पर वो है कहाँ, मैं अभी ये बाद में बताऊंगा। इसके पहले मैं एक इसका शॉर्ट स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। हाँ, ये तुलनात्मक अध्ययन है और इसमें बहुत श्रम किया गया। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मेरे द्वारा ड्राइव किए गए और इसमें कई कैलकुलेशंस है वो एक्चुअल में हमारे आदित्य ने की है क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आती नहीं है और इसीलिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो मैं ये बाद में पढ़ूंगा, पहला इसकी परिचय दे दूं शॉर्ट। यह कृति लोकानुप्रेक्षा मुझ लेखक महेंद्र कुमार जैन MSc की लगभग 17 वर्षों की सतत इस लोक विषयक प्ररूपणा पर चिंतन मनन रूप वैचारिक निर्झरणी का प्रतिफल है। आगम में जम्बूद्वीप, रत्न प्रभा पृथ्वी आदि की विशद एक राजू प्रमाण विस्तार युक्त संरचनात्मक विवेचना है। सूर्य चंद्रमा आदि की भी यथास्थान ज्योतिषी देवों के विमान के रूप में विवेचना है। जब तक वैज्ञानिक दृष्टि का विकास नहीं हुआ था, सटीक प्रमाणिक जानकारियां उपलब्ध नहीं थी, तब तक जो जैसा कहा सो श्रद्धा से श्रोधार्य श्रावक करते थे। बाद में पृथ्वी के संदर्भ में जो जानकारियां मिली, चंद्रमा पर मानव का पदार्पण हुआ, तो आगमोक विवेचना पर प्रश्न चिन्ह सा अंकित होने लगा। क्योंकि ग्लोब भी बने और सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भी गए, तो उन्होंने अंतरिक्ष को देखा और भी कंफर्म किया कि हाँ कोई ऐसा वो नहीं है कंसिस्टेंसी, सब बिखरे हुए तारे हैं और सब में करोड़ों मील का डिफरेंस है। तो उन्होंने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा। और अब एक और बात बता दूं, अभी बीच में कहना चाहता हूं कि अभी ये मानने का कोई रीजन नहीं है हमारी पृथ्वी गोल नहीं है या हमारी पृथ्वी ग्लोब जैसी नहीं है, हमारी पृथ्वी घूमती नहीं है। क्योंकि हमारे घर में जो मोबाइल घर घर में चल रहा है, मेरे सामने जो सिस्टम है आप जो चला रहे हैं, ये कैसे चल रहा है? ये उसी सिद्धांत पे कि पृथ्वी गोल है, अपने रिवॉल्यूशन मोशन में है और उसके ही जो परिपथ है ऑर्बिट है, उसमें ही सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। वो इसी स्पीड से चलते हैं क्योंकि बिना उसके चल नहीं सकते। अब तो आपके घर का मानचित्र भी है उसमें, कहाँ से आगे अक्षांश देशांतर बने, ये जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी प्लेन है, वो उसी आधार पर चल रहा है। तो अब आप ये भूल जाइए, कोई भी जो आज मानने को तैयार, उनको मैं कहता हूँ कि नहीं ये सत्य है, 100% सत्य है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, अब आगे बताओ। जैन विद्यार्थी ग्लोब नक्शे सामने रखकर प्रश्न करते, चंद्रमा सूर्य के विषय में शंकित होकर जिज्ञासाएं शांत करने का प्रयास करते, पर अनुत्तरित शंकाओं के समाधान शिक्षक विद्वानों को, साधुजनों को, अन्य विद्वानों को नहीं सूझते। अतः कतिपय तथा कथित मनीषियों ने केवल पर भी शंका जाहिर कर दी। ये मनीषियों की बात क्यों कह रहा है? अपने मनीषी, अपने विद्वानों ने कहा शायद कुछ तो है, पर वो ये नहीं कह सके। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े महाराज ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने लिखा था कि भूगोल ऐसा ही है, जैन दर्शन के अनुसार भूगोल ऐसा है। हमने कहा आप लिखो कि भूगोल ऐसा ही है क्योंकि जैन दर्शन कहता, वो नहीं लिख पाए। तो बहुत नामी है पर नहीं लिख पाए। क्यों? क्यों? कैसे लिखें? ये कहने से थोड़ी होता है कि ऐसा ऐसा है। ठीक, पीड़ा से, इसी पीड़ा से उत्प्रेरित होकर मैंने इस कृति का लेखन किया, जिसमें समस्त शंकाओं के समाधान यथानुरूप प्रस्तुत किए। हमारी पृथ्वी को विषय बनाकर जो शंकाएं उठी थी, उसी पृथ्वी को आधार मानकर जम्बूद्वीप, मनुष्यलोक, रत्वा पृथ्वी का कॉस्मोलॉजिकल मॉडल विज्ञान प्रारूप तैयार किया, जो इस कृति का मूल है। अब मैं एक बात और बता दूं कि हमारे आचार्यों ने जो भी मेजरमेंट किए, वो एक्चुअल में इसी पृथ्वी के किए थे। इसी पृथ्वी को आइडियल रख करके उन्होंने मेजरमेंट किया था और वो मेजरमेंट बिल्कुल सही है। वर्टिकल मेजरमेंट तो एग्जैक्ट वही आता है, पर जहाँ धनुषाकार है, हॉरिजॉन्टल, इसमें फैक्टर लगाने पड़ते हैं। नेचुरली है, 1 लाख योजन का वृत्त हो और 1000 योजन का वृत्त हो, तो वर्टिकल एक्सटेंशन में एक्सिस तो वही जाएगा, पर हॉरिजॉन्टल में बदल जाएगा। इसके लिए फैक्टर यूज किए गए। फैक्टर क्यों यूज किए गए?
हमारे उसमें बहुत सही है। और गजब की बात है कि हमने उस जमाने में आचार्यों ने वही लिखा जो यथार्थ में था। और एक बात है, हमारी पृथ्वी का एज इट इज कहीं भी विवेचना नहीं है। इन्होंने क्या भरत क्षेत्र की विवेचना की जम्बूद्वीप के अंतर्गत, और हम पढ़ते भी हैं जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे सो एंड सो भोपाल नाम नगरे सो एंड सो। तो जम्बूद्वीप का एक पार्ट है, एज इट इज नहीं है, पर है क्या मैं बताऊंगा। हम आपकी बात में पढ़ूंगा ना। अरे जम्बूद्वीप के आगमोक्त कथित रेखा मानचित्र का भावात्मक आशय क्या है, यह विश्लेषण गणितीय आधार पर किया गया। वर्तमान के मानचित्र एवं आगमुक्त जीवा धनुष आदि के मानों को यथावत रखते हुए समन्वयात्मक प्रस्तुति की है, जो यथार्थ में अभी तक हुए आगम के संदर्भ में समस्त लेखन कार्य में उत्कृष्ट है, क्योंकि एक जटिल शंकाओं के समाधान रूप मौलिक कृति है। इस कृति में एक ही जम्बूद्वीप के रेखा मानचित्र की विभिन्न अर्थों में व्याख्या की गई है। यह मानचित्र समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। हमारी पृथ्वी पर भरत क्षेत्र ऐरावत दो क्षेत्रों की प्रतिस्थापना दर्शाते हुए काल चक्र परिणमन को भी दर्शाता है। आग्रे दुगड़ित के सिद्धांत तथा द्वीप से समुद्र दुगड़ित का कथन पृथ्वी पर लवणीय जल तथा पृथ्वी के थलीय क्षेत्र का यथार्थ में 1:2 का अनुपात दर्शाता है। बहुत बड़ी बात है कि आचार्यों ने एग्जैक्ट 1:2 रेशो दिया। अभी मेरे सामने पूरे फिगर है, कितना समुद्र है, कितना लैंड है अभी वर्तमान का, और उसके अकॉर्डिंग 1:2.024 एग्जैक्ट आता है। और उसको कैसे आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, लवण समुद्र के वर्सेस है तो वो एग्जैक्ट आया। और यही मापदंड इन्होंने आगे यूज किए गए, और जो समुद्र और द्वीप के विस्तार है वो यही किए गए, इसी के आधार पर किया गया। और हमारा भरत क्षेत्र का जो विस्तार है उसको विस्तार लेकर के आगे दुगड़ी जम्बूद्वीप किया, और 190 सलाह का प्रमाण, मतलब भरत क्षेत्र का एक जो मेजरमेंट है वो 1 सलाह का है, और इसी के दुगड़ी में सलाह का एक सिंपल है, उत्कृष्ट मेजरमेंट है, जो कोई व्यक्ति बिना पढ़ा ले 1, 2, 3 डबल है। और जब उसको 1 लाख योजन का फिर दुगड़ित का उन्होंने द्वीप और समुद्र पे चालू किया। तो यहाँ पर्वत जो है इनकी भी दुगड़ित है। यहाँ पर्वत भी इंटरमीडिएट डिस्टेंस बताते हैं, क्योंकि पर्वत या जल ये प्लेनेट पर ही होता है, अधर में कहीं नहीं होते। सूरज की अवयव और जो कुछ है मैं बता रहा हूँ। गणितीय आधार पर थल क्षेत्र आदि की गणना, भूमध्य रेखीय व्यास आदि की गणना के आधार पर पूर्ण सामंजस्य बिठाया गया है। इसके अतिरिक्त ओम, त्रियकलोक, पुरुषाकार क्यों है, शेषनाग क्या है आदि पर तर्कपूर्ण विवेचना की गई है। सूरज की दूरी आगम से 800 योजन कही गई है, जिसके आधार पर विज्ञान सम्मत दूरी 9,30,00,000 मील गणना की गई है। चंद्रमा की दूरी 880 योजन के आधार पर वर्तमान में पृथ्वी के चंद्रमा की दूरी भी गणना करके उतनी ही लिखी गई है। और एक बात बता दूं कि ये सारे मापदंड, सारे फैक्टर द्विअर्थी हैं। एक तो वो जो यथार्थ में सूरज चंद्रमा जो ज्योतिष लोकों के हैं उनके मापदंड पर, उसी को मैंने यहाँ मापदंड मान करके, प्रमाण मान करके जो फैक्टर निकाले उनके हिसाब से एग्जैक्ट आता है। 9,30,00,000, 9,30,50,000, इससे एग्जैक्ट कर क्या है। चंद्रमा की भी वही आती है एवरेज 2,38,000 करीब, तो 2,38,880 योजन से ही निकाली। पर ये जो मापदंड है सीधे ज्योतिष लोगों के, देवों के हैं, जो यहाँ से 20 करोड़ किलोमीटर आपके अकॉर्डिंग, पर मेरे अकॉर्डिंग अभी जैसी मैंने गैलेक्सी दिखाई ये कम से कम 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और इस माप से 60,000 प्रकाश वर्ष ये जम्बूद्वीप होता है। यथार्थ में तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि ये दृष्टिगोचर होने वाले सूर्य, चंद्रमा आदि सौर मंडल के घटक हैं, पर ज्योतिष के देवों के विमानों से पृथक है। इस कृति में 3 प्रकार के कथन है। अबाउट ट्रुथ, जो एब्सोल्यूट नहीं होता। एक्सपेक्टेड ट्रुथ, एक्सपेक्टेड ट्रुथ वो होता है कि हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पर उसके सिवा और कोई दूसरा कॉज होता ही नहीं है, दूसरा कोई अलग से ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसी तरह पर वो बाद में प्रूफ होता है। तीसरा हाइपोथेटिकल ट्रुथ, ये सारा कॉस्मो जो है वो हाइपोथेटिकल है। हमने कहा 1 लाख प्रकाश वर्ष, तो एक मापा किसी ने नहीं, माप भी नहीं सकता, पर एक किसी प्रोसेस के थ्रू, साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू ये मापे गए हैं।
अब कॉस्मोस का जितना इतने बिलियन और इतने इतने ये कैसे, ये इसी तरह एक सिद्धांत बनाया गया। पहले हाइपोथेसिस जनरेट होती है, वो किसी सिद्धांतों पर आधारित, फिर धीरे धीरे प्रूफ होते जाती है। तो इसी तरह हाइपोथेटिक ट्रुथ है। तो यहाँ मेरी जो विवेचनाएं हैं, चाहे जम्बूद्वीप के बारे में हो, सिर्फ भरत क्षेत्र के बारे में एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब पर वो डिविएट होते तो ये अबाउट ट्रुथ है। और एक्सपेक्टेड ट्रुथ क्या है, जो हमारा बैक है, अमेरिका वगैरह का उत्तरी पृष्ठ है, वो एरावत है। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्यों नहीं कह रहा उसको, एक्सपेक्टेड ट्रुथ क्यों कहा, क्योंकि पूरे मैंने जम्बूद्वीप का पूरा अध्ययन किया, कोई ऐसा क्षेत्र है भरतवत एरावत, वहाँ जैसी व्यवस्था है, लिविंग है, कल्चर है, आदमियों की हाइट है, एज है, वो भरत की तरह है। ना वहाँ किसी तरह की भोग भूमि है, ना विदेश क्षेत्र है, और मेजरमेंट भी उतनी है, इसलिए हमने उसको एरावत दिया, भरतवत एरावत था। और मैंने जब मंदाकिनी में गया था तो एक अपील के माध्यम से समझाया था कैसे दो एक ही ग्लोब को दो सेक्टर्स में बांट के एक को इस तरफ रखा, एक को उस तरफ, इसलिए एग्जैक्ट यूनिफॉर्म डायमेंशंस आए और उन दोनों को एक करके ग्लोब बना दिया। तो ये मेरी थी। क्या मात्र पृथ्वी के विषय में अबाउट ट्रुथ सत्य के नजदीक कथन किए जा सकते हैं? भरत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र अंतरिक्षी संरचनाओं के विषय में संभावना ही व्यक्त की जा सकती है तथा ज्ञान विज्ञान समस्त गणनाओं पर आधारित मॉडल परिकल्पनिक सत्य ही है। अब यहाँ जो सामने दिख रहा है एक कंपैरेटिव स्टडी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पृथ्वी का जो रेडियस है, मतलब व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है, वर्तमान सापेक्ष विज्ञान सापेक्ष 7930.6 भूमध्य रेखीय मान और 7912.2 ध्रुवीय मान, क्योंकि ध्रुव में एक चपटी होने से लगभग 13-14 किलोमीटर का अंतर है। इसी के हिसाब से आगम के सापेक्ष मान कितने हैं, 8000 मील वर्सेस 7950, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा भेद है, 7 पॉइंट आता है, 9 आता है, कहीं 8 आता है, तो लगभग कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 7-9 और 7-9। दूसरा क्या है, भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल डाया। अभी हमारा जो वर्तमान में है इक्वेटोरियल डाया है 24902 माइल, और इधर कितना आता है 24920 माइल, और मेरे मान से 2530 योजन माने मील। अब यहाँ एक फैक्टर निकाला गया, जो मैंने मेजरमेंट किए वो मील्स में आते हैं, पर फैक्टर इसमें योजन में दिया गया, पर जब मैंने मेरीडोनियल डाया और उसका रेशो निकाला तो एग्जैक्ट आता धनुष का, वही यहाँ यूज करें, एग्जैक्ट बराबर आ जाता है। उसके बाद में लगभग कन्याकुमारी से आर्कटिक सर्किल तक 4110 मील है, जबकि हमारे मान से 526.3 योजन मान करके एक यहाँ व्यवहार योजन है, व्यवहार योजन बराबर 8 मील होता है, तो होता है 4210 मील एग्जैक्ट। यही मूल है आचार्यों का कि उन्होंने जो 526.3 योजन माना था, यही एक सलाह का, इसी के दुगुणित में अंत तक चले गए, ये मूल है। इसी आधार पे सारे कथन किए गए और इसी आधार को उन्होंने प्रमाणिक भी माना और ऐसा ही भी है। अच्छा, अब मैंने ये भी नेचा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। कन्याकुमारी से ये हो गया, कन्याकुमारी से हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई का मान, तो ये बदल गया, तो उसमें दिखा दें हिमालय का। हाँ ठीक है। हाँ, हिमालय का जो है यूरेशिया महाद्वीप की चतुर्भुज सीमाओं का समुद्री कटावदार सीमा परिपथ जो है उसको मेजरमेंट किया और नक्शे में उसके पॉइंट है 229,548 और ये आता है 28,999, लगभग 29,000। पृथ्वी की संपूर्ण सतह का मान कितना है 19,69,50,000 स्क्वायर मील, और मैंने जिस तरह से मेजर किया है वो 19,29,20,528 लगभग, बस बराबर ही। और है अच्छा है। उसके बाद पृथ्वी के थलीय क्षेत्र का विस्तार 5,05,75,10,000 स्क्वायर मील, और मेरे मान से
57,51 हाँ 5,75,10,60 और यूरेशिया का 1/4 प्लस अफ्रीका के क्षेत्र का विस्तार जो जोड़ लिया जाए तो क्या है 2,39,01,19,950 स्क्वायर मील और मेरे मान से आता है 2,37,12,899 इस तरह लगभग सब सही है। उसके बाद में अब रेशो देखिए, लवणीय जल से आच्छादित क्षेत्र एवं मीठे जल और शेष भू सतह की विस्तार अनुपात। यहाँ विशेष बात है, लवण समुद्र की अपेक्षा ये किया गया, जबकि अपने यहाँ मीठे पानी की भी कुछ झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें सामान्य पृथ्वी के सतह पर इंक्लूड करके बाकी जो बचता है वो एग्जैक्ट कितना आता मैंने बताया कि 2.018 और 2.024:1 द्विगुणित का यही सिद्धांत है। और उसके बाद में पृथ्वी का आयतन कितना है? पृथ्वी का आयतन है 2.60 into 10⁻11 क्यूबिक माइल्स और मेरे मान से 2.592 into 10⁻⁴ क्यूबिक माइल्स रत्न प्रवाह की मोटाई है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब ये देखिए, यहाँ विशेष बात यह है कि हमारी रत्न प्रवाह पृथ्वी के 3 भाग बताए गए, खर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन का मोटा है, उसके बाद पंख भाग 84,000 योजन का है और उसके बाद नेक्स्ट अपबहुल भाग 1 लाख योजन का है। ये 1,80,000 योजन का, तो 1,80,000 कुल होते हैं। अब ये क्या है, ये अंतरिक्षी है जो जिस तरह से हमारे क्या नाम लोक में अधोलोक की संरचना बताई गई है, उस संरचना के हिसाब से। अब उसमें क्या है कि जो ऊपर का पार्ट है, सबसे ऊपर है वो प्रवाह पृथ्वी का फ्रंट मतलब ऊपर का कवर है, वो है चित्रा पृथ्वी पहली। एक्चुअल में ये चित्रा पृथ्वी हमारी पृथ्वी के चित्र विचित्र, ये दृश्यावली है, पहाड़ है, नदी है, ये और कहीं नहीं है, इसलिए उनको चित्रा कहा गया। अब इस तरह से इन्होंने जो ओर्स है, एस्क है, वो एस्क को 15 तरह के एस्क बताया, उनकी पृथ्वी नाम दिया। और एक्चुअल में जब पृथ्वी की कुल डायमीटर ही 1,000 योजन है तो 16,000 कहाँ से समा, इसलिए मैंने इसका एक मॉडल बनाया कि छोटी छोटी पृथ्वियां हैं तो 1,000 योजन की है, वो एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये एक चित्र है, अभी आएगा इसमें। पृथ्वी की आंतरिक इंटरसेप्ट वैज्ञानिकों ने काटी और उसकी आंतरिक संरचना को इस संरचना से मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए और उसके हिसाब से मैंने बताया है। ये देखिए क्या है, सतह कितनी है हमारी 20 से 25 मील और रत्न प्रवाह की मोटाई गणनाओं के आधार पर 400 मील बताई है इसमें, तो स्क्वायर अंडर रूट करने से 20 मील आ जाती है। इसी तरह मेंटल लेयर 1350 मील है और मेरे कुछ फॉर्मूले जो विशेष तौर पर बनाए वो 1327 है। आउटर कोर 1310 है मील है, तो इधर 1368 आती है। और इनर कोर जो रॉड है बिल्कुल जहाँ मैग्नेटिक कोर है, एक्चुअल में निकिल है, मोल्टन आयरन है, ये कितना है 850 मील है, जो पूरा मैग्नेटिज्म उसी की वजह से, और हमारे हिसाब से 852 आती है। अब सूर्य और चंद्रमा के संबंध में कुछ दूरियों का मान बता दूं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ऊंचाई जिसको दूरी का मतलब ऊंचाई है, ये 9,30,00,000 मील और हमारे इस मान से मैंने पहले ही बताया कि 9,30,57,325। इस तरह पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी औसत कितनी है 2,38,644 मील औसत है, और मैंने जो निकाली है 2,38,840। मतलब और विशेष तौर पे अध्ययन करें तो इसके लिए ये है। अब बता अब ये ओम है। सबसे पहले मैंने जो ओम की बात कही थी, ये क्या है, अब मैं इसका एक दूसरा अनुभव मतलब एक वर्षन पढ़ता हूँ। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिता कामदम मोक्षदम चैवे ओमकाराय नमः। ये क्या है, ओम यहाँ ओमकार रूप लोक है, और इस लोक को कौन, जो उत्कृष्ट
धर्म ध्यान में प्रवीण साधु हैं, वो संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत इस श्लोक का चिंतन करते हैं। इसलिए करते हैं, पहली बात तो ये ओम का पंच परमेष्टि रूप यहाँ विराजमान है किसी न किसी रूप में, ऊपर सिद्ध सलापे सिद्ध भगवंत विराजमान है। दूसरी बात यह है कि ये चिंतन का विषय बनता है उनका कि हे भगवान, मतलब स्वयं सोचते हैं कि मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ इस लोक में, और अब मुझे इस लोक से बाहर जाकर के सिद्धालय में विराजमान, और सिद्धालय भी लोक के अंतर्गत ही है। एक बात बताऊं, प्रकृति से ऊपर कोई भी नहीं है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और प्रकृति ही ईश्वर है। मैंने एक जगह कहा था कि आप परमात्मा बन सकते हैं, अनेकों हो गए, असंख्य हो गए, पर आप ईश्वर नहीं बन सकते। पूरे वैदिक सार वो खड़े हो गए, तो मैंने उसका एक्सप्लेन किया जब उन्होंने बोला। अब मैं यहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी की बात करता हूँ, जिसकी बात कर रहे थे कि ये जो कंटिन्यूअस लेयर्स हैं, ये ब्लू लेयर है पानी की। मतलब उन्होंने क्या दिया कि समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, मतलब सर्कुलर पथ में एक दूसरे के चारों ओर घूमते स्टेबल बताए हैं, एक प्लेट की तरह, जिस पर इस तरह से द्वीप समुद्रों की श्रृंखला कितनी है, असंख्यात। और राष्ट्र में है स्वयंभू रमण समुद्र, लास्ट में पहले रमण द्वीप है। अब सवाल इस बात का है कि इतनी लंबी श्रृंखला दोनों तरफ है, वो श्रृंखला क्या है एक्चुअल में? ये ही मध्यलोक है एक्चुअल। मध्यलोक की ये श्रृंखला पर ऐसी कहीं दिखाई नहीं देती। तो इसका विश्लेषण करने के लिए मैंने एक्चुअल में 32 पृथ्वियां हैं, 32 पृथ्वियों के उन्होंने नाम दिए हैं, 16 प्रारंभ की और रिवर्स में 16 अंत की। तो मेरा एक विचार है कि ऐसा क्यों किया? अगर एक तो कंटिन्यूअस देना चाहिए थी 31 और लास्ट में 32 कह देते, या उधर से आती तो कह दे। उन्होंने ये बताया कि इनके बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब 16वीं पृथ्वी के बाद 17वीं 18वीं पृथ्वी की बात करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी में 16 के बाद 17 18वीं वो आती है, तो 32 के मापदंड, इसका अलग कंसिस्टेंसी है। और इसमें हाँ, ये है ढाई द्वीप, ये मनुष्य क्षेत्र है एक्चुअल में। तो मनुष्य क्षेत्र में ये क्या है, ढाई द्वीप, माने जैसी एक जम्बू द्वीप की रचना है हमारी जम्बू द्वीप, उसी तरह 4 और संरचना है। एक तो पहले जम्बू द्वीप में जो ये सेंटर में है, ये जम्बू द्वीप है, हाँ ये जम्बू द्वीप है। उसके बाद में ये लवण समुद्र है व्हाइट वाला। इसके बाद में धातकी खंड है। अब धातकी खंड में दो जम्बू द्वीप की संरचना है, क्योंकि सर्कुलर होने से पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इसमें दो क्या है, दो सुमेरु, उनमें सुमेरु बोलते हैं, पंचमेरु में 2 मेरु इसमें है। मतलब 2 ये सेंटर अलग है और दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, वो मेरु वहां है। इसी तरह ये बीच में जो आया कालोदधी आया, और कालोदधी है, उसके बाद में ये समुद्र है, उसके बाद में आता है मानसोत्तर पर्वत। तो अर्ध मानसोत्तर पर्वत है ये दिखा है ना, और एक्चुअल में इसी में भी वही उसी तरह की 2 संरचनाएं हैं, और इनके डायमेंशंस जो है एक प्रोपोर्शनेट बढ़ाए गए। पूरा कैलकुलेटिव मिथ है, 100% कैलकुलेशन है, ये पूरा है। हाँ, ये द्वीप समुद्रों, और इसमें एक बात बता दूं, इसमें जितने भी फिगर हैं ये सब विशेषकर आगम के संबंध में, ये सब जिनेंद्र सिद्धांत कोश के लिए, पर इनमें जो कलरिंग दिया गया है ये मेरे द्वारा किया, और हर कलर का एक सीक्वेंस है। जो क्षेत्र जहाँ है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो कलर दिया गया है, वो इंडिकेट करता है कि ये क्षेत्र यहाँ है, इतना है, ये लगातार। और ये हमारा जम्बूद्वीप है। अब जम्बूद्वीप में क्या है कि ये जो है सबसे में हम दक्षिण से चलेंगे और उत्तर की तरफ जाएंगे, तो दक्षिण में सबसे हमारा भरत क्षेत्र है। ये भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के आर्य खंड में हम निवास करते हैं। तो एक स्केच है ये क्या धनुषाकार है, पर ऐसा एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या है, समुद्र की सतह कटी हुई है, ये धनुषाकार है। और इनमें एक आइडियोलॉजी है, आप एक सूची का ये सिर्फ एक रेखा मानचित्र है, मापदंड के हिसाब से। ऊपर पद्मद्रय है, ये भरत है, और इसमें 5 खंड और है, तो ये भरत क्षेत्र है। 6 खंड है, 5 मलेच खंड है और एक आर्य खंड। आर्य खंड में ही
63 साल का पुरुष हुआ करते हैं। और बाकी मलेच्छ खंड क्या है कि दो ये दक्षिण मलेच्छ खंड है, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम दिशा की ओर, ये दो मलेच्छ खंड है। और दूसरे बीच में ये विजयार्ड पर्वत है, और विजयार्ड पर्वत की भी बात करूंगा, और उसके ऊपर ये मलेच्छ खंड है। 3 है लगातार, मध्यम क्या नाम, दक्षिण और पूर्व वाला मलेच्छ खंड है। तो इस तरह से ये खंड इसमें है। अब ये सबसे पहले लोक की बात अपन कर लें जरा, कि ये लोक में ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये। हाँ, ये मध्यलोक यहाँ है, सेंटर में ये है, ये मध्यलोक है। इसकी बात करें तो एक क्या है, एक राजू विस्तार मात्र है, यहाँ एक राजू विस्तार मात्र है। और ये जो है सबसे पहले कितना है, इसका टोटल आयतन 343 घन राजू है। तो ये जो बेस है वो 7 राजू बाई 7 राजू का है, और ऊपर ये ट्रायंगुलर टाइप का रिड्यूस होता चला गया, तो ये एक राजू विस्तार मात्र रह गया है। बीच में त्रसनाली है 1 राजू डायमीटर की, और 13 राजू ऊपर से नीचे। टर्मिनोलॉजीज के बारे में योजन क्या है? हाँ, उसको समझा तो दे। तो उसके बाद में ये ऊपर स्वर्गलोक है, और बीच में हमारा ये है। और अपने मान के हिसाब से 1 राजू के बीच में 1 लाख योजन विस्तार का ये जो सुमेरु पर्वत है, यही ये लोक की सीमा है। तो 1 राजू विस्तार आयाम में और 1 लाख योजन ऊंचा मान। और आज के हिसाब से ये कितना ऊंचा है, इसकी कैलकुलेशन आज भी कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाई, ना उसका मिला है। तो आगम में प्रयुक्त शब्दावली एवं चित्रों के दर्शाए का तात्पर्य क्या है? ये 1 योजन कितना है? अब योजन में आएंगे अपन, फिर राजू के बारे में बताएंगे कि 1 योजन उन्होंने सबसे प्रमुख है 1 योजन, तो 7,68,000 अंगुल प्रमाण 1 योजन है। यहाँ कहीं भी ना प्रमाण योजन की बात कही, ना व्यवहार योजन की बात कही, ना आत्म योजन की बात कही, उन्होंने अंगुल प्रमाण कहा। क्यों कहा? कि जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो मनुष्य है उनकी अवगाहना है, उनके अंगुल के अनुसार ही वहां का योजन। अब वर्तमान में हमारा सामान्यतः जो मनुष्य की हाइट है वो एवरेज 6 फीट है, तो उसके हिसाब से जो अंगुल आता है, उसके हिसाब से ये जो 1 योजन है 4 कोस का है, और 4 कोस बराबर 8 फीट के होते हैं। और इससे जो चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती हुए महेंद्र जी, अफगाना जी, कुछ बोला आपने? महेंद्र जी, जी, आपका वक्तव्य अच्छा चल रहा है, ये सतत रूप से जारी रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। आचार्य श्री के दर्शन हम कर पा रहे हैं, आचार्य श्री हमसे जुड़ चुके हैं। जी, हम नमोस्तु करके उनका आशीर्वाद ले लें, और उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू करें। आचार्य श्री हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सबसे पहले पूरे संघ को नमोस्तु करते हैं, और आचार्य श्री से निवेदन करते हैं वे आज का उद्बोधन हम लोगों को दें, फिर आपकी बात जारी रहेगी। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। आवाज आ रही? आ रही आवाज? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोमणि, मंगलम कुंदकुंदारि, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जयतु जयतु शासनम। शासन में श्री महावीर। अभी हम इस जैन विज्ञान संगोष्ठी में महेंद्र जी, जो कि जैन भूगोल, आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का समन्वय को लेकर के अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। उस बीच में संगोष्ठी में मुझे भी इन्वॉल्व किया गया है। तो
मैं इसी प्रसंग पर कहना चाहूंगा कि यदि हम देखें आधुनिक जो विश्व का परिचय है उसको, और जो जैन धर्म में विश्व का परिचय दिया गया उसको, तो संक्षेप से यही कहेंगे कि कुछ चीजें मेल खाती हैं और कुछ नहीं खाती हैं। जैसे हम आधुनिक विज्ञान की बात करें, आधुनिक विज्ञान वालों ने खगोल और भूगोल के दो भागों में पूरे इस विश्व को बांटा है। भूगोल की दृष्टि से संख्यात पृथ्वियां हैं, असंख्यात पृथ्वियां हैं और असंख्यात ये आकाश में, ये खगोल में यहाँ पर भूखंड हैं जो कि एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। इन चक्कर लगाने की भी तीन बातें आती हैं। एक तो उसी स्थान पर चक्कर लगाते अपनी धुरी पर ही, जैसे हम समझे कि लट्टू वहीं पर वहीं घूमते रहते हैं। दूसरी स्थिति वो होती है कि जैसे मुनि महाराज आहार को जाते हैं तो मुनि महाराज को केंद्र में करके लोग चक्कर लगाते हैं। और एक वो है जो बच्चे स्वयं घूमते रहते अपने स्थान पर। तो जैसे बच्चे स्वयं घूमता रहता तो उसको चक्कर आने लगते हैं, वो स्वयं घूम रहा है। ऐसे कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे सूर्य अपने स्थान पे घूमना, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसका चक्कर लगा रहे हैं सूर्य को केंद्र में करके। दो प्रकार की। तीसरे ऐसे हैं कि पूरा मंडल पूरा घूम रहा है, सबका सब जितने भी सौर मंडल है वो सारा का सारा जगत ही घूम रहा है एक दूसरे को लेकर। जैन दर्शन में यहाँ पर भिन्नता है। भिन्नता यही है कि जैन दर्शन पृथ्वी को स्थिर मानता है। जो 7 पृथ्वी है उनको स्थिर मानी गई। अच्छा, यदि हम अन्य मत की बात करें, जैसे वैदिक मत है, अपना बौद्ध मत है, इसके अलावा संघ आदि जो मत है, इनकी यदि अपन बात करते हैं तो उसमें भी भिन्नता मिलती है, कुछ समानता भी मिलती है। जैन दर्शन में और आधुनिक विज्ञान में भी कुछ समानता मिलती है, कुछ असमानता मिलती है। अब जैसे अपने जैन दर्शन में कहा गया कि हम तो अनादिकाल से हैं, चलिए आ गए, लेकिन विज्ञान कहता नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें आप सबको पता है, फिर भी मैं अपने तरफ से आपको और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। जो भी श्रोता सुन रहे, यहाँ पर भी 20-25 लोग सब जो श्रोता बैठे हैं, उन दृष्टि से भी मैं कहना चाहता हूँ पंडित जी। तो यहाँ पर इतना है कि जैसे ये पृथ्वी कभी सूर्य से झटक गई, अलग हो गई, आग का गोला था, ठंडा होते 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 यहाँ पर वातावरण बन गया, पानी आ गया, नमी आ गई, वायरस पैदा हो गया, बैक्टीरिया पैदा हो गया, घास उग गया, फिर उसके बाद चलने फिरने रेंगने वाले बन गए, फिर उसके बाद पूंछ वाले बन गए, उसके बाद पूंछ वाले बन गए, मनुष्य बन गए। तो ये आगे बात, लेकिन जैन दर्शन से ये मेल नहीं खाता है। डार्विन का सिद्धांत अपनी जगह अलग है, अपना सिद्धांत अलग है, लेकिन यदि हम पृथ्वी के जो काल परिवर्तन को लेकर के चले तो कुछ हद तक इसको भी अपन मान सकते हैं कि जब प्रलय आता है, यह सब समाप्त हो जाता है, पानी बरसात होती 49 दिन तक अलग अलग प्रकार के, तो पुनः यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। उस दृष्टि से चलते हैं तो कथनचित मेल खा जाता है।
तो ऐसे जो आज आप यहाँ पर हमारे जो महेंद्र जी अभी वहां भी हमने सुना था मंदाकिनी में, भोपाल में आपका वक्तव्य यही, और उसी बात को लेकर के यहाँ पर सुन करके सबको अच्छा लगता है और ये चर्चा होना चाहिए। सबको नहीं रुचती, लेकिन जो विद्वान होते हैं, जिनकी जिज्ञासा होती है, उनको जरूर रुचता है। और ये शोध का विषय भी आज के समय है। तो ऐसी मान्यता को लेकर के जब हम चलते हैं, जो हमारे जैन दर्शन की है, उसी को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, अपनी श्रद्धा में रखना चाहिए। लेकिन विज्ञान को भी नकार नहीं सकते हैं, उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। अब इससे हमारा सम्यक दर्शन क्या नष्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जब सतखंडागम की टीका लिखते हुए वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा कि भगवान दो मत मिल रहे हैं, एक कहते चारित्र 4 प्रकार का, एक कहता 5 प्रकार का, हम किसको माने? एक कहते सामाजिक और छेदो प्रस्ताव में एक ही है, और एक कहता ये अलग अलग है। दोनों ने कहा दोनों को स्वीकार कर लो, जब वो गौतम स्वामी मिलेंगे तब पूछ लेना, समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान में जो बात आ रही है उसको भी अपन संकलित करो और अपने आगम पर पूरी श्रद्धा कर लो कि हाँ, आज नहीं तो कल इसका स्पष्टीकरण जब भगवान के साक्षात अपने दर्शन होंगे, वहां अपन को समाधान मिलेगा। लेकिन अपने सम्यक्त में कहीं दोष नहीं लगाना, संदेह नहीं करना। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्व, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया द्रव्य अति सूक्ष्म है। इसलिए अब पृथ्वी घूमती कि नहीं घूमती, पर इतना मैं कह सकता हूं, पृथ्वी घूमी या ना घूमे, पर आदमी का दिमाग जरूर घूम रहा है और खोज में लगा हुआ है, क्योंकि मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क खोज ही होता है। और इसी खोज ने इसको, इस मानव को परमात्मा तक की खोज करा। ये खोज पूरी नहीं है, होना चाहिए। और ऐसे अध्यात्म में अपन लोग जीने वाले और जैन धर्म पर अपने आस्था रखने वाले अपनी इस जहां जरूरत है वहां इस पर चर्चा करें। आज जो दर्शन दार्शनिक चर्चाएं होती थी, शाम को बौद्ध मीमांसक आदि बैठते थे, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि, वो अब चर्चाएं समाप्त हो गई हैं। अब सिर्फ हमारे सामने विज्ञान और धर्म की चर्चा रह गई है। इसी बात को लेकर के हमें आगे स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, क्योंकि आपका वक्तव्य सुनना है और आप हमारा सुनते ही रहते हैं टीवी आदि के माध्यम से, मोबाइल वगैरह से। तो मैं इतना संक्षिप्त में इतना और कह दूं कि ये पृथ्वी जो घूमती है, ये किसने खोज की? एक गैलीलियो ने की थी, और सारी जिंदगी भर वह खोज करता था। और ये जैन धर्म और जो ईसाई धर्म है, इन सब के आगम विरुद्ध था, इसलिए उसको फांसी की सजा घोषित कर दी गई। गैलीलियो से कहा राजा ने कि आप या तो अपनी बात वापस लो या सूली को स्वीकार करो। तो उसने अपनी अकड़ में आकर के, नहीं मैं सत्य हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उसने स्वीकार कर ली। किस बात को? फांसी को, मौत को स्वीकार कर लिया। लेकिन अपनी बात नहीं बदली महाराज। इसलिए जब वो फांसी पर चला गया चढ़ने के लिए राजा की आज्ञा से, उसने सोचा मैं मर जाऊंगा तो अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपनी बात स्वीकार करके बदल करके वहां पर उसने बात रखी। तो वहां पर जो जल्लाद खड़ा था, फांसी लगाने वाला, बोले क्यों फांसी से डर गए?
बोले नहीं, फांसी से नहीं बदली। तो फिर अपनी बात क्यों बदल दी? बोले नहीं, हमने अपनी बात नहीं बदली। देखना उसके अंदर दृढ़ता कितनी महान। वो क्या कहता है, मैंने अपनी बात नहीं बदली। देखो राजा कह रहा है और ये बाइबल कह रहा है पृथ्वी स्थिर है। सो बाइबल राजा कह रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूं पृथ्वी घूमती। राजा ने कहा सो मैंने स्वीकार कर दिया। ऐसा करके उसने और अपनी बात को वापस लिखा। फिर उसने बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्र वगैरह बना करके और उसी राजा को सिद्ध कर दिया कि ये पृथ्वी घूमती है, ये चंद्र सूर्य आदि भी घूमते हैं। और उसने सिद्ध करके और राजा को अपने पक्ष में लेकर के फिर उसने ये बात सिद्ध करके सामने लाया। इसी प्रकार से मैं ये समझता हूं कि अपनी बात भी हमें कैसे भी दुनिया के सामने रखना है, सिद्ध करना है और करना ही चाहिए। यही मेरा सोच है। और यदि अनेकांत की दृष्टि से हम इसको सिद्ध करें तो उसको करें। मैं आपसे कहूंगा महेंद्र जी, आप अपनी बात इसको और अच्छे ढंग से पुख्ता अपने साथियों से, और जहां जहां पर ये खगोल विज्ञान या आपका ये ज्योग्राफी जो भूगोल है इसको पढ़ाया जाता है, वहां और आप शोध करें। हम लोग तो हाथ बंधे हैं, पैर खुले हैं हमारे, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। आप कोई मार्ग दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ऐसा यह जैन मत का जो सिद्धांत है वह कुछ अंशों तक वैदिक धर्म से भी मिलता है। जैसे अपने यहाँ पर माना गया पृथ्वी गोल है, उन्होंने भी स्वीकार किया। अपन ने कहा संख्यान द्वीप समुद्र है, सुमेरु है, तो उन्होंने भी स्वीकार किया। बौद्ध मत इन्होंने क्या नाम से जो वैदिक मती है उन्होंने इसी प्रकार से बौद्ध मंत्रियों ने भी हमारी बात को स्वीकार किया। जम्बूद्वीप आदि भरत क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गंगा सिंधु आदि नदी अपन ने कहा ऊट वगैरह माने, तो उन्होंने भी वो सब स्वीकार किया है। अब वो यहाँ से वहां गया है ये तो निश्चित है, वहां का यहाँ नहीं आया, क्योंकि हमारा धर्म अनादिकालीन है और हमने इसकी खोज करके भले किसी ने नकल की हो। कई बार यहाँ ये भी कहा जाए ये मंत्र तंत्र ये सब दूसरों से हमने लिए, हमने दूसरों से नहीं लिखे। जैन धर्म ने किसी की नकल नहीं की है, हमारी ही दूसरों ने नकल की। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अभी ताजा ताजा अपने घरों में पहले स्वस्तिक बनाते थे, श्री बनाते थे, शुभ लाभ लिखते थे, पीले वस्त्र पहन करके कलश घट यात्रा निकालते थे। हम सब हिंदू समाज वगैरह में ये देखो रात दिन आजकल सब होने लगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ से वहां गया तो वहां से हमने अंगीकार। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए आप लोग आधुनिक विज्ञान को लेकर के भी जब चलते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपस में मेल खाती हैं, कुछ नहीं भी खाती है। सो अपन लोग उसको सामंजस्य बैठा करके अपनी आस्था को मजबूत बनाए। इतना अवश्य भिन्नता जरूर है, लेकिन अपने सम्यक दर्शन में भिन्नता नहीं लाना, ये मेरा कहना है। यही समझ संगोष्ठी वालों को आशीर्वाद है। और हमारे जो मुकेश जी हैं और जो संयोजक हैं इन सबके लिए, और जो हमारे इस संगोष्ठी में भाग लिया है और जिन जिन आलेख वाचन किया है और ये वेबिनार में भाग लिया, सबको भी आशीर्वाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे भगवान इन सबको ज्ञान की और वृद्धि हो। इनके अंदर सम्यक्त तो है ही, इस सम्यक्त के साथ में अंदर से इतना चेतन बने कि आज भी उस विज्ञान के सामने अपनी बात प्रस्तुत कर सके। भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति मिले कि मैं भी इस बात को स्पष्ट कर सकूं, जिससे सारा विश्व जैन धर्म हो जाए और सबको इस सम्यक की प्राप्ति हो, हिंसा दूर हो, सभी सुखी रहे। इसी भावना से बोलो महावीर भगवान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपका उद्बोधन हम लोगों को मिल गया, आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया। इस कोरोना काल में भी, संकट काल में भी हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं।
बार बार विनती है आपसे कि ऐसा आशीर्वाद आप दें कि हम जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष रूप से आप तक पहुंच सकें और आपकी चरणों की सेवा करके हम धन्य हो सकें। हे गुरुवर, नमोस्तु। जैसा कि हम आचार्य श्री की वाणी से पूरी प्रतिक्रिया देख रहे थे, उनका भी उद्बोधन खासकर भूगोल के संबंध में, जैन दर्शन के संबंध में था। मैं अब चाहता हूं कि अपनी बात जो महेंद्र जी हैं वो जल्दी से अपनी पूर्णता को प्राप्त करें और जो समय बचा हुआ है उस समय में अपनी पूरी बात अब वह यहाँ प्रस्तुत कर दें, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखते हुए। मैं स्टार्ट करूं? जी बोलूं? जी जी। तो मैं सबसे पहले एक ही निवेदन करना चाहता हूं आचार्य श्री से। आचार्य श्री के पास मेरी कृति है और उस समय भी देखी थी जब पांडुलिपि थी, बहुत सराहा था। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मैं इतना कहता हूं कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार न करना भी मिथ्या दर्शन। मैंने सबसे पहले कहा कि मैंने आगम को रंच मात्र भी नहीं बदला और जो जहां जैसा है उसको एक नए प्रारूप में देखना ही पड़ेगा। अगर फिर भी मैंने एक जगह कहा था कि एक सैटेलाइट बिल्कुल आज मिल सकता है, जैन इतने सक्षम है उन्हें बना सकते हैं और उसमें बैठ करके अंतरिक्ष की सैर भी कर सकते हैं। मुनि महाराज भी जा सकते हैं। जब कल्याण मुनि जाकर के यूनान जा सकते हैं सच के लिए, तो क्यों नहीं जा सकते? वहां जाए, वो खुद देखे, वास्तव में देखे। और अगर वे प्रूव कर सकते हैं कि ये पृथ्वी स्थिर है तो हर एक को नोबेल प्राइज मिलेगा। अगर वे प्रूव कर सकते हैं ये चंद्रमा पर आदमी नहीं उतरा, तो वो लोग कहेंगे यार हम करोड़ों डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं, भाई बंद कर देंगे। मेरा ये कहना नहीं, मैंने पहले कहा था अगर मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने पूरा विश्वास के साथ सिद्ध किया है, इसीलिए इतना किया। आचार्य श्री अच्छी तरह जानते, कई बार सुना है। पर जो चीज जैसी है उसको वैसी स्वीकार करने में क्या हर्ज है, कौन सी बुराई? हाँ, बाल बराबर बदला हो तो बताओ, जब है ही नहीं है तो हमें विचार करना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग को, नया वर्ग उससे विचलित होता है, वो उससे हट जाता है। मैं इसीलिए हूँ। फिर भी जिसको जैसा मानना है ये तो माने, मान्यता अपनी अपनी, इसका कोई समस्या नहीं है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाया ऐसा है, कोई नहीं कह पाया ये गलत है। ये ठीक है, सस्पेंसिव है तो प्रूव करो ना। और ये जो साइंटिफिक है ये हर आदमी है। मैंने आपको भी कहा कि जिस सिद्धांत पर आपका ये चल रहा है, क्या उसको डिनाई कर सकते? यह सिद्धांत है और उसका कोई दो राय भी नहीं, उसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं। कौन सी पृथ्वी? यहाँ पृथ्वी पूरी जम्बूद्वीप को एक पृथ्वी बताया मैंने, वो पृथ्वी समग्र है और वो स्टेबल है। ये पृथ्वी का कहीं कोई जिक्र नहीं है हमारे आगम में अलग से। यहाँ जिक्र है सिर्फ भरत क्षेत्र का, तो एज इट इज हमारी पृथ्वी का कोई जिक्र ही नहीं है। वो कौन सी? मैंने बताया ना कि जम्बूद्वीप का है, वो बीच में 400 मिलियन वो है तारे, तो मोटी है, शायद में डिस्क जैसी है। और एक बात, सौर मंडल भी पूरा घूम रहा है। स्टेबिलिटी लाने के लिए घूमना जरूरी है। जैसे साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल खड़ी हुई गिर जाती है, चलती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते। इसी तरह सिद्धांत यही है। और इसी तरह मैं तो कहता हूँ अच्छी बात, आप लोग सब मानो, पर खुद भी तो देखो। हम तो कह रहे बड़े बड़े एमटेक IITS महाराज, कई बार कहता हूँ खुद करो प्रयास। अगर मेरा कहा तो आज तक कोई गलत नहीं है, और ये भी गारंटी है कि ये कोई कह दे अब कि ये गलत है, किसी ने नहीं कह पाया। कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है, अपनी जगह स्वीकार न करना। और रहा बौद्धों का सारा लिटरेचर, फिर उस समय एक ही मान्यता थी, यूरोप में भी थी, सब जगह थी। वही मान्यता के कारण गैलीलियो को वो हुआ। आर्यभट्ट 5वीं और 4वीं शताब्दी, उसको भी कह, उसने सबसे पहले कहा था। और मैंने कहा कि धवला शास्त्र की एक गाथा इंडिकेट करती कि भ्रमण करती हुई, द्रुत गति से भ्रमण करती हुई पृथ्वी। और फिर ठीक, आपकी तो श्रद्धा का है। हम तो कहते, हमसे कोई पूछता है कि मोक्ष गए, अब कोई कहता कैसे गए, जैनी पूछते गए कैसे गए, कोई जाके नहीं आया। तो मैं उन्हें फिजिक्स के तौर पे समझाता, मैं समझाता हूँ कि हर चीज सही है। और इसी श्रद्धा के कारण मैंने 17 साल व्यर्थ किए, और एक भी शब्द मेरे उसमें कहीं भी श्रद्धा में कमी नहीं। मैं ये चाहता हूँ वो परफेक्ट, लोगों की श्रद्धा बढ़े। आज नया वर्ग कहाँ विचलित हो रहा है, वो कहता है यार चंद्रमा पे तुम कह रहे नहीं, तो वो समझो ना। मैंने समझा, वो कहा आचार्य श्री को भी इतना बड़ा वो पूरा फोटोग्राफ दिया था कि ये इधर है, ये इधर है। आपके ही
मापदंड के अनुसार 20 करोड़ मील दूर है, सुमेरु के चक्कर लगा रहा। अब ये पृथ्वी का सब इतना तो हमें मालूम है। बस अब मैं और आगे बढ़ूं कि टाइम पूरा होगा। 5-10 मिनट 10। क्या कह रहे हैं? हेलो, मेरी बात पहुंच पा रही है अब तक? हाँ, बिल्कुल, 10-15 बिल्कुल। हाँ, अब आप अपनी बात को फिनिश कर दीजिए, हाँ, है ना, इसको जल्दी से। 10 से 15 मिनट बस, 10 मिनट। अच्छा, ये यूनिट्स। हाँ, थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में जो आते हैं ना, उनके बारे में हम बता दें, जो जनरली यूज किए जाते हैं, है ना, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। सबसे पहले पल्ल आता है। पल्ल कितना है, मैं इसमें भूल देता हूँ। माहिन जी, 5 मिनट में आपको पूरी बात करनी है, इसलिए 5 मिनट में जितना मैं बोल दूंगा उतना ही बोलूंगा, बाकी फिर कभी सही नहीं, एक्चुअल में क्या है वही मैं कह रहा हूँ। पल्ले वर्ष कितना है, पल्ले वर्ष 41.34 into 40 10 raised to the power 45। एक सागर कितना है, 41.34 into 10 to the power 60। 10 कोड़ा कोड़ी सागर कितना है, 41.34 into 10 to the power 75। इस तरह से पूरी। अब इसमें बहुत तरह की गणना है। अब मैं सीधा राजू पर आता हूँ। राजू मेन चीज है, और राजू क्या है वास्तव में। राजू क्या है एक्चुअल में, राजू असंख्यात योजन है। तो असंख्यात के असंख्यात में आचार्य असंख्यात भी कह सकते थे, पर वहां बाउंड्रीज है, जो मध्यलोक की सीमा है उसकी बाउंड्रीज है। तो ये राजू रज्जु शब्द से बना है, कि जब हम इस तरह हाथ फैला करके होते, ये रज्जु कहलाता है। तो यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस है। इसी तरह इस तरफ की जो भी वो है, क्या नाम, बात बलय, उससे उस बात बलय तक का जो डिस्टेंस है वो एक रज्जु है। और वो कितना है, ये अलग अलग, आइंस्टीन ने भी इस पे निकाला, मैंने भी निकाला, होलवर्क्स ने भी निकाला, बहुत सारे विद्वानों ने निकाला, पर जेएनयू में किसी ने नहीं निकाला। ये और बता दूं, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। अलग अलग मापदंड है बहुत सारे। और अभी लेटेस्ट जो मेजरमेंट आया है, मैंने जो बताया आकाश गंगा का, उसके अनुसार भी ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। पर हमें करना चाहिए सब, क्योंकि जिनवाणी के ही मूल है, और जिनवाणी के आधार पर इसको मॉडर्नाइज किया गया है। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ये इसमें एक बार ये बस बता दो ना। ये देखिए, ये ऊपर से जो चित्र है, पृथ्वी का चित्र है, घूमती हुई पृथ्वी का चित्र है। जैसे घूमते हुए पंखे का चित्र कैसे लिखे गया, वो कंटिन्यूअस में, इसी तरह घूमती हुई पृथ्वी का चित्र है। ये वाटर और ये दिखाया गया है। अब ये ऊपर से लिया गया चित्र है, तो ऐसे लग रहा है, पर जैसे किसी संतरे बड़े आकार का ऊपर से देंगे तो इधर ही दिखेगा कि कॉर्नर पे ये दिखता है। ये इसी तरह के चित्र, ये समुद्र है और ये बीच में, हाँ, ये प्लेनेट है। और इसी के आधार पर मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि समुद्र प्लेनेट पर ही होता है, अंतरिक्ष में नहीं तैरता। तो दो प्लेनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो r है। ये क्या है कि ये r m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बराबर 1 आता है। ये कंटिन्यूअस चले जाएंगे संख्या तक, 1 आएगा। एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, और ये जरूरी भी है। ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल लॉ है। इस सिद्धांत में, दुगुणित के सिद्धांत में, कोई भी नहीं कह सकता कि कोई भी खगोलीय पिंड इस तरह एग्जैक्ट दुगुणित होता चला जाएगा, 5 बराबर इधर असंख्यात तक, पर उसके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक है आचार्यों की दिव्य दृष्टि थी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो वेकेट है, एरिया है, r है, वो m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, m2 into m2 3 अपॉन r स्क्वायर, m3 into m4 अपॉन, ये लास्ट तक चले जाएंगे एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। जब कांस्टेंट डिस्टर्ब होता है तो यूनिवर्स सिकुड़ने लगता है, जब कांस्टेंट प्लस में जाता है तो बढ़ने लगता है। ये लगातार प्रक्रिया है इस तरह का। ये भरत क्षेत्र का जिसका मेजर किया है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये है हमारे जो, क्या नाम, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से आर्कटिक सर्किल का, उसके बाद नो मैंस लैंड है, ये आर्कटिक सर्किल इधर, इसकी दूरी 526.3 योजन एग्जैक्ट है, जो आगम में अभी स्वीकार करने में क्या है, वो है 4210 मीटर। यही दुगुणित करके ले, और इसी को एक सलाह का प्रमाण माना। इसके बाद में दूना इसका पर्वत आ जाता है,
फिर क्षेत्र दूना आ जाता। इधर है भरत, इधर ऐरावता। तो भरत को आर्यवर्त भी बोलते हैं, ऐरावत आर्यवर्त के सब लोग दोनों मिलकर के एक बन गए। उसके बाद आता है हेमवत, इधर हिरण्यवत, दोनों स्वर्ण के ही है, तो दोनों का भी समलोग है, दोनों डायमेंशन है। वो क्या है, जगन भोग भूमि है। उसके बाद हरिवर्ष और रम्यक, ये दोनों इक्वल डायमेंशन है, दोनों के बन गए। तो ये आ गया मध्यम भोग भूमि। और उसके बाद में सेंटर में है देवकुरु, उत्तर कुरु। इनको अलग करने की जरूरत नहीं थी कि पहले ही थे। तो ये जो अलग किए गए वो चित्रकार ने, मानचित्रकार ने उस तरह से। अब यहाँ बता दें कि ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि चक्रवर्ती ने कहाँ यात्रा की, एरो के माध्यम से बराबर इसमें दिखाया गया है। और कलर के माध्यम से ये ऊपर देखिए, अब जिसको गौमुख कहते हैं वह कोई गाय नहीं बैठी है, पर ये नोच दिख रही है। ये ऊपर कोरा सागर है जिसको पद्मद्रय कहा गया, एक कोरा सागर है और दो तरफ की नोच है। तो एक तरफ से अभी उसको टोगोल बोलते हैं और दूसरे झानेसी बोलते हैं, और उस समय इसी को ऊपर से नीचे तक गंगा कह दिया। तो आपको बता दें 170 गंगा, 170 सिंधु, 170 विजयार्ध, ये सब एक ही नोमेनक्लेचर कहाँ से आ गया, दूसरा कोई नहीं, ये गुणनाम पद्धति है। गुणनाम पद्धति को समझ के जहाँ जो 5 भरत 5 ऐरावत क्यों आ गए भाई, अपने यहाँ का भरत तो इसलिए कि चक्रवर्ती थे, बाकी का क्या हो गया। तो वहाँ इसी तरह की व्यवस्था है, इसलिए उस क्षेत्र को उन्होंने भरत क्षेत्र कह दिया। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी है, औसतन एक सा है, लगभग एक सा। इसी तरह बहुत सारी चीजें, ये अब क्या है, वृषभागिरी है, वृषभगिरी है। तो ये रशियन पृष्ठ में 3 गोल पर्वत है, ये दिखा रहे हैं इसमें, वो है। तो ये अब देखिए, ये पद्मद्रय क्या है, जब ऊपर से स्काई से इसका एरियल व्यू लिया गया तो जो कमल जैसी पंखुड़ियों जैसे दिख रहे हैं शिखर, और ये नीलावलीय दिखते हैं, और बीच में कोरा सागर, इसको पद्मद्रय का, उसमें कहा गया कि ये वनस्पति का है नहीं है, ये पृथ्वी का है। तो ये अब देखिए हम और बता दें कि यहाँ नीचे कन्याकुमारी है, और यहाँ से ये ऊपर तक 288 योजन एग्जैक्ट है, जो आगम में कहा गया उतना ही है। बीच में 263 है और नीचे 238, बिल्कुल वैसे ही वैसे मेजरमेंट है, विजयार्ध की टिप तक यहाँ तक, ये जो आगम में है बराबर है। और यही विजयार्ध है, क्यों कि विजयार्ध भी कितने 170। तो चक्रवर्ती के द्वारा विजित किया हुआ जो क्षेत्र है उसको आधा आधा 2 भागों में बांटे विजयार्ध कह रहा था। इसीलिए हर एक को इन्होंने क्या है कि भरत क्षेत्र को आइडियल माना, जैसे विदेह के 32 क्षेत्र बना दिए, तो 32 भरत क्षेत्र ही है उसी मेजरमेंट के, और उसी में सब में एक एक विजयार्ध है, गंगा है, सिंधु है। तो उसमें क्या है कि हमें गुणनाम पद्धति। और एक बात और बता दूं कि आगम की बात करते तो महावीर के बारे में कितनी गाथा है, धवला शास्त्र में भी है और तिलोय पंडिती में भी है। और उन गाथाओं पंडित जी 17,000 हुए, 14,000 हुए, और मैंने कह दिया कि सब सही है। अब आप मान सकते हैं, कोई नहीं मानेगा। ये ऐरावत का है, इसमें भी बराबर मैक्सिको की खाड़ी से बराबर उतना है, ऐरावत क्षेत्र है अमेरिकन द्वीप में, यही वही है, इसके सिवा कोई है। ये देखो 20 करोड़ साल पहले इस तरह ज्वाइंट, दीजिए स्लाइड पूरी दिखा दीजिए जल्दी से। हाँ, ये 20 करोड़ मील साल पहले ऐसे ही थे, और एग्जैक्ट भरत क्षेत्र की। अब अलग हो गए तो इस तरह हो गए, तीनों अलग हो गए। अब ये ऊपर से पृथ्वी का व्यू है, ये सेंटर में है नॉर्थ पोल, दोनों तरफ दोनों है, एक तरफ ऐरावत का पुराना, अभी अमेरिकन, कनाडा और अपना ही है। तो ये मिलकर के एक, मैंने बहुत स्टडी की है, इतनी स्टडी की है जितनी पॉसिबल। यही विजयार्ध पर्वत है। उसके बाद में हम विजयार्ध पर्वत 10, हाँ यही है, रजत पर्वत भी कहते हैं, विजयार्ध भी है, हिमालय भी। अब ये देखिए इसमें पॉइंट दिए बराबर 10 फुट आए, 10 फुट कहे गए 10 फुट ही आए हैं, 9 फुट कहे गए 9 फुट है। और जो 25,000 फीट से ऊपर के इसमें लिए गए टॉप वाली सीरीज वो है। अब ये देखिए, ये जो है जम्बू द्वीप के हिसाब से ये मॉडल, जब मैंने 7 अलग अलग बनाए तो इस तरह का मॉडल बनता है। ये मॉडल को दिखाओ, ये मॉडल है, और उसमें लिखा है कि व्रत आदित्य मंडलोपमान, व्रत आदित्य मंडलोपमान। तो ये एक सौर मंडल की तरह उसमें भी लिखा है, आगम में भी लिखा है। डीपली हम उतनी गहराई से जाते नहीं, इसी को मैंने स्टार्स दिखाते हुए उसमें दिखाया। ये मनुष्य क्षेत्र है, एक के बाद में दूसरी क्या है, आकाशगंगा है, उसके बाद में ब्रेक है, स्पेस है। और स्पेस इतना जबरदस्त है इसमें कि 1 क्यूबिक मीटर घन मीटर जो भी मेटर उसका वेट ओनली 1 अणु है, 1 अणु के बराबर ये है। तो ये स्पेस है। इसी तरह अब ये मेन चीज है, ये देखिए इसमें वो दिखाया गया है कि जो हमारी आकाशगंगा का सेंटर है,
उस सेंटर में मैंने मेरू दिखाया, वो यहाँ से कितना है 28,000 प्रकाश वर्ष, इसमें सब लिखा है। और वो जो है हमारे चंद्रमा जो है, जो हमारे ज्योतिष लोक के विमान है, ये तो आचार्य श्री भी कहेंगे, तो वो सुमेरु के चक्कर लगा रहे, तो सुमेरु वहाँ है सेंटर में, वहाँ चक्कर लगा रहा है, वहाँ न मनुष्य पहुंच सकता है न कभी। इतना 28,000 प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है मैंने बताया आपको, कभी नहीं पहुंच सकते। तो उसमें क्या बात है, ये जो नीचे दिखाया गया हमारा सौरमंडल है, तो ये है और ये सही है। फिर जिसको जैसा मानना है मानो, इसमें कोई बुराई नहीं है, और सही मानो, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम सही संदेश दे सकते। नहीं तो हमें कोई क्वेश्चन आते हैं, वो कहते हैं अरे साहब है ही नहीं है, तो वो कहते तत्ता सूत पढ़ते, यही सब कहते कि जो द्रष्टव्य है, जो कंपेरेटिबल, वही कंपेरिजन नहीं हो रहा, तो क्या विश्वास करें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिसको भी ये बहुत लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में मेरी कॉस्मोलॉजी में भी पढ़ी जा रही है किताबें, सारी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जा रही है। आचार्य श्री के पास भी इनने उस समय भी पढ़ी, पर मालूम नहीं क्यों उसको विचार नहीं करते। हम तो कहते सैटेलाइट लेना, वहां जाकर के खुद देख, क्या नुकसान है, आजकल इतना किराए से भी मिलती है। हब्बल जैसे टेलीस्कोप, एक लाइब्रेरी, एक लेबोरेटरी बना, जिसमें अच्छे से अच्छे फैसिलिटी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने भी कहा, बहुत सही कहा, एक लेबोरेटरी बना, खगोल शास्त्री ऑब्जर्वेटरी बना, खुद देखो ना, हम इतने सक्षम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत श्री महेंद्र जी। आपने इतनी वृहद जानकारी, इतनी विस्तृत जानकारी 1 घंटे में समेटने की कोशिश की। संतुष्ट हम फिर भी नहीं हैं, क्योंकि जानकारी इतनी वृहद है। विगत बार जब हम मिले थे तो मेरा निवेदन यही था, हम कोई अवसर तलाशेंगे। ये अवसर आया भी, लेकिन ये अवसर हमारी प्यासा और बढ़ा गया है, जानने की उत्कंठा और जग गई है, क्योंकि जानकारी बहुत है। इस सीमित समय में इतनी जानकारी को एक साथ प्रस्तुत करना हमारे लिए भी संभव नहीं है, और आपके स्वयं के लिए भी, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। मैंने एक बहुत ब्रीफ स्क्रिप्ट दी है, मुझे 17 साल लगे, 17 साल लगे। जी जी, आपकी मेहनत समझ में आ रही है, और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने इतनी मेहनत करके ये सारी चीजें इस रूप में प्रस्तुत करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी वृहद जानकारी। धन्यवाद दे रहे कि उसको पढ़ो आप। मैं कहता हूँ, कोई उस समय भी कहा था, कोई भी लेखक है, वक्ता है, उसकी किताब को पढ़ना सबसे बड़ा सम्मान, और उसको समझना। फिर कहीं अगर आपको लगता है तो उसको बताओ, वो स्वीकार करेगा या वो समझाएगा। मेरे पास बहुत फोन हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम जन जन तक ये चीजें पहुंचाएं। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनकी रुचि है वो आगे बढ़ भी रहे हैं। आपने इस क्षेत्र में बहुत वृहद काम किया है, और इस क्षेत्र में जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वे आगे आकर इस चीज को जानेंगे भी और समझेंगे भी। कल का दिन हमारा 11वां दिन है, सभी जानते हैं, और कल हमारा एक विशेष वक्तव्य इसी तरह का होगा। शोध पर जानकारी हमारे सचिव इंजीनियर श्री DR जैन विशेष रूप से इसी तरह की शोध जैसी आपने देखी है, लेकिन कल होगी पूरी तरह गणितीय संक्रियाओं पर बेस्ड। हमारे भगवान महावीर जो हुए हैं, उनकी आयु के संबंध में जो ज्योतिषीय गणना है, उस गणना को किस तरीके से हम 72 वर्ष के आसपास पाते हैं, ये गणना प्रस्तुत करने जा रहे हैं कल DR जैन साहब। हम उनके वक्तव्य को सुने, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है कि हम ये बता पाए कि वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में, जैन दर्शन में जो बातें कही गई हैं वो किस तरीके से आई हैं, और उनका हम एग्जैक्ट गणना कार्य करने में किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आप सब लोगों ने यहाँ अपना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पुनः जुड़ते हैं हमारी 11वीं कड़ी के रूप में, जो कि होगी जैन दर्शन और भगवान महावीर की आयु की गणना के ऊपर, और हमारे कल विशेषज्ञ होंगे इंजीनियर श्री DR जैन। बहुत बहुत धन्यवाद।